प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको यूट्यूब के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का टीचिंग एप्टीट्यूड पर अति नवीनतम PYQ जो आपको वर्ष 2023 जून का सटीक प्रश्नोत्तरी है समझा जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन को शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 4 होगा, जो प्रैक्टिस सेट के रूप में है एवं बाइलिंगुअल होगा। तो प्रश्न 1 की ओर। प्रश्न 1 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से मनचित्रण माइंड मैपिंग के अभिलक्षण है? ए, केंद्रीय विषय के परितः निर्मित। बी, विषय वस्तु को व्याख्यायित करने के लिए लंबे कथनों एवं गद्यांशों का प्रयोग। सी, किसी विषय विशेष की शाखाएं संबद्ध संरचना निर्मित करती है। डी, विचारों को प्रदर्शित करने के लिए चित्रों एवं प्रतीकों का प्रयोग। अंग्रेजी है, Which of the following are the characteristics of mind mapping? A, build around a central topic. B, use of long sentences and paragraphs to explain the content. C, the branches of particular topic from a connected nodal structure. D, use of images and symbols to represent ideas. Options: A only, B and D only, C A, C and D only, B and C only। आपको सही उत्तर बताना है A, B, C और D से। तो हमारा प्रश्न है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग में केंद्रीय विषय के परितः निर्मित, यह कथन आपका सही है। बी, विषय वस्तु को व्याख्यायित करने के लिए लंबे कथनों एवं गद्यांशों, मतलब कि यह एक कंटेंट एक्सप्लेन करने के लिए लंबी लंबी बातें या गद्यांशों का प्रयोग, यह कथन आपको माइंड मैपिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। तो बी हमारा कैंसिल हो गया। सी है, किसी विषय विशेष की शाखाएं संबद्ध संरचना निर्मित करती है, यह कथन भी आपको सही है। विषय विशेष की शाखाएं संरचना निर्मित करने में यह संबद्धता रखती है, सही है। विचारों को प्रदर्शित करने के लिए चित्रों एवं प्रतीकों का प्रयोग, यह कथन भी सही है। कोई भी थॉट, कोई भी आइडिया जब हम उसको प्रदर्शित करते हैं तो हमारे पास यदि नमूना है, मॉडल है, चित्र है, कोई सिंबॉलिक प्रतीक है, तो यह सब माइंड मैपिंग का एक अभिलक्षण है। यह कथन सही है। तो इस प्रकार हमारा सही ऑप्शन जा रहा है A, C और D। A, C और D आपको ऑप्शन सी में है। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही उत्तर, A, C एंड D ओनली। अगला प्रश्न 2 में है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिक विभिन्नताएं अधिगम को प्रभावित नहीं कर सकती है? A, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, B, ऊंचाई, C, रक्त समूह, D, आयु, E, रूप रंग। Which of the following individual differences may not affect learning? A, cultural background, B, height, C, blood group, D, age, D, E, complexion। ऑप्शन है आपको A में A, D and E only, B, B, C and E only, C, B only, D, A, C and D only। आपको
सही ऑप्शन का चयन करना है, ए, बी, सी और डी से। वैयक्तिक विभिन्नताएं अधिगम को प्रभावित नहीं कर सकती है। हमें कथन में नहीं को चयन करना है। तो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, कल्चरल बैकग्राउंड से बच्चे को अधिगम प्रभावित नहीं कर सकती है। यह कथन आपका गलत है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि प्रभावित करता है। मतलब कोई बच्चा जहाँ बिल्कुल वहाँ वातावरण नहीं है पढ़ाई लिखाई से संबंधित, और कहीं एक जगह जहाँ हायर एजुकेटेड लोगों का समूह है, जहाँ बसिंदा है, जैसे प्रोफेसर्स कॉलोनी, तो वहाँ की जो पृष्ठभूमि होगी बच्चे में ऑटोमेटिकली कुछ अधिगम प्रभावित होता है। तो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अधिगम को प्रभावित नहीं कर सकती है, यह करता है। ऊंचाई, ऊंचाई से यदि किसी बच्चा कोई छोटा है कोई नाटा है तो यह आपको प्रभावित नहीं कर सकती है, ये प्रभावित नहीं कर सकती है। रक्त समूह, रक्त से क्या मतलब है, ए बी सी, ए बी, ए प्लस, बी प्लस, ओ, इससे मतलब भी यहाँ नहीं है रक्त समूह। आयु, आयु, आयु आपको यहाँ फैक्टर है। कोई बच्चा 10 साल का है तो वह ज़्यादा संवेदनशील होगा, वह ज़्यादा समझदार होगा बनिस्पत 5 साल के बच्चों को। तो डी ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, ए भी हमारा नहीं होगा। रूप रंग, रूप रंग, कोई गोरा है कोई काला है कोई सांवला है, उससे भी फर्क अधिगम को नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है। तो हमारा सवाल है वैयक्तिक विभिन्नताएं, पर्सनल इंडिविजुअल, उसमें क्या डिफरेंसेस है। तो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आपका प्रभावित करता है और आयु आपको प्रभावित करता है। नहीं करता है तो ऊंचाई, रक्त समूह और रूप रंग, अर्थात बी, सी और ई, जो आपको ऑप्शन बी की ओर जाता है। ये है, उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा बी, सी एंड ई ओनली। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 है, सहयोगात्मक अधिगम की किस विधि में विद्यार्थियों में श्रवण कौशल विकसित करना मुख्य प्रयोजन है। ए, स्वरों का समूह, बी, समस्या समाधान, सी, फिश बाउल रणनीति, डी, जिगसॉ रणनीति। 3 है इंग्लिश इसका। इन व्हिच मेथड ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग द मेन पर्पस इज टू डेवलप लिसनिंग skills in the students. A, circle of voices, B, problem solving, C, fish bowl strategy, D, jigsaw strategy. आपको सही उत्तर चुनना है ए, बी, सी, डी से। तो श्रवण कौशल विकसित करने के लिए विद्यार्थियों में, यह कहाँ है, आपको वर्ग कक्ष की बात हो रही है, तो स्वरों का समूह नहीं, समस्या समाधान से नहीं, जिगसॉ रणनीति नहीं, ये होगा आपका फिश बाउल रणनीति। फिश बाउल स्ट्रैटेजी के द्वारा विद्यार्थियों में श्रवण कौशल विकसित किया जा सकता है। ये फिश बाउल रणनीति के जो है आपको अधिगम का एक सहयोगात्मक रणनीति है। यह छात्रों में श्रवण कौशल विकसित करने के लिए एक प्रयोजनकर्ता के लिए मुख्य गतिविधि है। जटिल पाठ्य जैसे कठिन विषयों को समझ विकसित करने के लिए छात्रों में समूह चर्चा कौशल द्वारा इसे आकर्षक एवं छात्र केंद्रित स्टूडेंट सेंटर्ड रणनीति है। इसके संदर्भ में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी हम लोग अगले पृष्ठ पर करेंगे। ये रहा फिश बाउल स्ट्रेटजी। ये सिंपल रैंडम
साधारण यादृच्छिक। इसको बोलते हैं साधारण यादृच्छिक। जब विद्यालय में वर्ग कक्ष में बच्चे की संख्या पर निर्भर करता है कि किस हिसाब से कोई सी गतिविधि कराई जाए जिसमें सारे बच्चे की सहभागिता हो, उस संदर्भ में साधारण यादृच्छिक यानी सिंपल रैंडम मेथड का प्रयोग किया जाता है। इसमें सम जनसंख्या प्रयोग होता है। वर्ग कक्षा हेतु तो यह एक उपयोगी विधि है। इसमें टॉस विधि, टॉस, यह टॉस विधि आपको दो बच्चों के लिए ग्रुप बनाकर और सिक्का उछालकर हेड एवं टेल द्वारा यह जाना जा सकता है कि कौन सा बच्चा इस गतिविधि में पहले भाग लेंगे। तो हेड एंड टेल यानी टॉस विधि के द्वारा इस गतिविधि को हम लोग कर सकते हैं। ये आपको परीक्षा में भी पूछा जाता है, टॉस विधि। दूसरा में आपका है पासा विधि। यह है आपका पासा विधि। पासा विधि मतलब जब लूडो छक्का का जो छक्का है जिसमें 6 अंक रहते हैं, इन 6 को यानी पासा के द्वारा 6 बच्चों का चयन किया जाएगा एक ग्रुप में और पासा गिराकर जो भी हमें ऊपर की ओर आएगा, मान लीजिए 3 आया छक्के में, तो हम 6 ग्रुप वाले में से 3 अंक वाले बच्चे को चयन कर लेंगे और 5 बच्चे को बाहर कर देंगे ग्रुप से। ये हमारा है पासा विधि। और विधि है आपका दूसरा लॉटरी विधि। इसमें बच्चों को मान करके जाए कि 100 बच्चों का ग्रुप बना लिया गया, 100 बच्चों का ग्रुप बनाया गया और एक कागज में 1 से 100 तक का पर्ची बना कर किसी बॉक्स में डाल दिया गया और उसमें से मात्र 10 पर्ची को निकाला गया। तो 10 पर्ची का निकाला गया तो 10 बच्चे जिनका 1 से 100 में जो भी संख्या रहा हो उस बच्चे का चयन किया जाएगा, बाद बाकी 90 को हटा दिया जाएगा। यह भी एक आपका सिंपल रैंडम है और साधारण यादृच्छिक विधि से इसमें सभी के चुने जाने की संभावना रहती है। यह आपका लॉटरी विधि है। चौथा है आपका फिश बॉल मेथड। फिश बॉल विधि, यह भी विधि एक प्रकार से आपका लॉटरी विधि है। इसमें हमने अंकों का प्रयोग किया और फिश बॉल विधि में नाम के साथ इसमें नाम का पुर्जी बनाकर डाला जाता है और जिस बच्चे के नाम की पुर्जी बाहर आ जाती है वह बच्चा चयन होता है, वह गतिविधि में हिस्सेदारी लेता है। यह अल्फाबेटिकल चलता है, आपको नाम से क्रम से जिसका नाम का पहला अक्षर आया अल्फाबेटिकल। कमला, कमला कोई लड़की है तो पहले क वाले का उसमें ये हो गया, ये आपका फिश बॉल विधि से ये आपका आएगा। यह भी एक प्रकार का लॉटरी है, इसमें नाम के द्वारा चयन किया जाता है। अगला है आपका वर्णमाला विधि। इसमें आपको बच्चे के नाम का जो पहला अक्षर है हिंदी में या अंग्रेजी में अल्फाबेटिकल यानी ABCD और हिंदी में मतलब अ से ग तक की ओर जो भी मतलब उसका पहला होगा उसको हम लोग लॉटरी विधि के तरह ही ये वर्णमाला विधि से भी हम बच्चे का चयन कर सकते हैं। ये हमारा है वर्णमाला विधि। अगला है हमारा टिपिट मेथड। टिपिट मेथड, ये टिपिट मेथड LHC टिपिट महोदय जो कि आपको अमेरिका के वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर यह विधि टिपिट विधि कहलाती है। इसमें आपको 10,400 अंक होते हैं। 10,400 अंक मतलब कि यह एक बड़ी जनसंख्या के लिए, ऊपर वाले जो भी है
ये आपको छोटे जनसंख्या के लिए, और टिपिट मेथड आपको बड़ी जनसंख्या वाले के लिए ये सिंपल रैंडम के अंतर्गत इसका चयन किया जाता है। इसमें आपको 4-4 का समूह कर करके ये चयन करना होता है। ये आपको मार्केट में भी टिपिट तालिका, टिपिट टेबल उपलब्ध है, ये आपको मिल जाएगा। और इस पर ये बड़ी जनसंख्या के लिए हम इसमें आसानी से सिंपल रैंडम के तहत बच्चों का चयन करेंगे। तो ये आपका रहा फीसबॉल रणनीति, जो कुछ इसमें बताया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 है, पोर्टफोलियो मूल्यांकन में शामिल है ए, मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के बीच सहयोग का निषेध, बी, केवल विद्यार्थियों की उपलब्धियां पर ध्यान देना, सी, विद्यार्थियों को उनकी प्रगति के मूल्यांकन में तथा जारी अधिगम लक्ष्यों को स्थापित करने में शामिल करना, डी, अधिगम के संदर्भों में भावों पर चिंतन करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना, ई, मूल्यांकन एवं शिक्षण का अधिगम से संबंध करना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, बी एंड सी ओनली, बी, डी एंड ई ओनली, सी, डी एंड ई ओनली, डी है आपका ए, बी एंड डी ओनली। अंग्रेजी इसका है, पोर्टफोलियो असेसमेंट कंसिस्ट्स ऑफ ए, प्रोहिबिट collaboration among teachers and students during the assessment process, B, addressing the student achievements only, C, engaging the students in assessing their progress and establishing ongoing learning goals, D है आपका provide students opportunities to reflect upon feeling about learning, ये आपका सी है। डी है लिंक असेसमेंट एंड टीचिंग टू लर्निंग। आपको सही ऑप्शन बताना है ए, बी, सी और डी से। तो पोर्टफोलियो मूल्यांकन में आपका मूल्यांकन के प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के बीच सहयोग का निषेध, यहाँ जो निषेध शब्द है यह नहीं होना चाहिए था। तो ए आपका ऑप्शन में ए कथन गलत है। केवल विद्यार्थियों की उपलब्धियों पर ध्यान देना, केवल यह उपलब्धि पर ध्यान देना, यह भी कथन आपका गलत है। सी, विद्यार्थियों को उनकी प्रगति के मूल्यांकन, यही तो है आपका पोर्टफोलियो मूल्यांकन में, और अधिगम लक्ष्यों को स्थापित करने में शामिल करना, यह कथन आपका सही है। अधिगम के संदर्भ में भावों पर चिंतन करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना, यह भी कथन आपका सही है। मूल्यांकन एवं शिक्षण का अधिगम से संबंध करना, ये दोनों का मिलान कर करके ही हमारा लर्निंग स्किल आगे की ओर बढ़ेगा। तो इसका संबंध बनाना, यह भी कथन आपका सही है। इस प्रकार हमारा सी, डी और ई, सी, डी और ई कथन आपका सही है। उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सी, डी और ई, सी, डी और ई। अगला प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं। वाइगोस्की के अनुसार अधिगम सामाजिक अन्योन्य क्रिया और सहयोग के द्वारा घटित होता है। कथन 2 है, वाइगोस्की के अनुसार स्कैफोल्डिंग में विद्यार्थियों को किसी समस्या के सभी उत्तर एवं समाधान प्रदान करना शामिल है। स्टेटमेंट 1, according to Vygotsky, learning occurs through social interaction and collaboration. Statement 2, according to Vygotsky, scaffolding involves providing the student with all the answers and solutions to a problem. Options. In the light of the above statement, choose the correct answer from the options given below. A, both statement 1 and statement 2 are true. B, both statement 1 and statement 2 are false. C, statement 1 is true but statement 2 is false. D,
स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। आपको सही कथन चयन करना है ए, बी, सी और डी से। तो हमारा वाइगोस्की के अनुसार अधिगम लर्निंग सामाजिक अन्योन क्रिया और सहयोग के द्वारा घटित होता है। ये ZPD जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD, जिसे वाइगोस्की ने विस्तारित किया, उसके तहत यह कथन हमारा सही है। वाइगोस्की के अनुसार इसके फोल्डिंग में विद्यार्थियों को किसी समस्या के सभी उत्तर एवं समाधान प्रदान करना शामिल है। सभी उत्तर नहीं, इसका कुछ परसेंटेज शिक्षक और छात्र अनुपात रेशियो में है। ये इसके फोल्डिंग में आता है। आपको विद्यार्थी को सभी समस्या का समाधान करना शामिल नहीं होता है। तो यह कथन आपका गलत है। इस प्रकार ऑप्शन सी को जाता है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ये हमारा सही उत्तर है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। अगला प्रश्न है 6। ऐसे शिक्षण को क्या कहा जाता है जिसमें सभी छात्रों को चुनौतीपूर्ण अनुदेश दिए जाते हैं और आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान की जाती है, परंतु जब छात्र स्वयं इन सभी को संभालने में सक्षम हो जाते हैं तब सहायता हटा ली जाती है। The teaching that provides all students with challenging instructions and uses supports when needed but removes those supports as students become able to handle more on their own is called as recessive teaching, पश्चगामी शिक्षण, एक्टिव टीचिंग, सक्रिय शिक्षण, एडाप्टिव टीचिंग, अनुकूलनात्मक शिक्षण, प्रॉब्लम ओरिएंटेड टीचिंग, समस्या परक शिक्षण। आपको सही उत्तर बताना है ए, बी, सी और डी से। तो सवाल है कि जब शिक्षक द्वारा दी गई जानकारी, जो भी कौशल, जो भी स्टेटमेंट छात्रों तक पहुंच जाती है, वो अपने आप में सक्षम हो जाते हैं कि खुद को ही जो चुनौती मिले उसको सॉल्यूशन तैयार कर ले। जब छात्र स्वयं इन सभी समस्याओं को संभालने में सक्षम हो जाते हैं, तब शिक्षक द्वारा जो सहायता दी जाती है उसे हटा ली जाती है। यह कब होगा? जब बच्चे में अनुकूलनात्मक शिक्षण हो, कि वह हर परिस्थिति का समझौता कर ले। इस प्रकार हमारा सही ऑप्शन सी की ओर जाएगा, एडेप्टिव टीचिंग। ये रहा सही उत्तर, एडेप्टिव टीचिंग, अनुकूलनात्मक शिक्षण। 7वां प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, अधिसंज्ञान मेटाकॉग्निशन अपने ही भाषा प्रयोग की समझ है। कथन 2, स्मृति विज्ञान अपने ही सोचने की प्रक्रिया का ज्ञान है। 7, स्टेटमेंट 1, मेटाकॉग्निशन इज द अंडरस्टैंडिंग अबाउट one's own use of language। स्टेटमेंट 2, निमोनिक्स। यह है आपको निमोनिक्स। Mnemonics is the knowledge about our own thinking process. In the light of the above statement, choose the correct answer from the options given below. Both statement 1 and statement 2 are true. Both statement 1 and statement 2 are false. Statement 1 is true but statement 2 is false. और D ऑप्शन है आपका, statement 1 is false but statement 2 is true। आपको सही उत्तर बताना है A, B, C और D से। तो हमारा है मेटाकॉग्निशन।
मेटा कॉग्निशन मतलब कि वह स्मृति, वह स्मरण जो अपने मन का सिद्धांत है, जो हमारे अपने व्यवहार एवं आसपास के लोगों को समझने और भविष्यवाणी करने की जन्मजात क्षमता को वृद्धि करता है। यह हमारा मेटाकॉग्निशन है। इस प्रकार यह अपने ही भाषा प्रयोग की समझ है, यह कथन गलत है। बी कह रहा है स्मृति विज्ञान मतलब निमोनिक्स, यह एक स्मृति उपकरण है, यह एक टूल है, स्मृति उपकरण है। इसमें छात्रों को बड़े बड़े टुकड़ों को याद रखने में, जैसे किसी कंटेंट की विशेषताएं, उसका चरण, उसका भाग, ये सब याद रखने में स्मृति विज्ञान सहायक भूमिका निभाती है। तो यह अपने ही सोचने की प्रक्रिया का ज्ञान है, यह कथन आपका गलत है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी की ओर जाता है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। यह हमारा है सही उत्तर। अगला प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता के अभिप्रेरणा को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए जॉन केलर सृजित परस्पर संबंधित चरण हैं? Which of the following are the interrelated phases created by John Keller for stimulating and sustaining learners' motivation in the teaching and learning process? A. Attention ध्यान, B. Authority प्राधिकार, C. Relevance प्रासंगिकता, D. Confidence आत्मविश्वास, E. Satisfaction संतोष। ऑप्शन है आपको ए में A, C, D एंड E, B है B, D एंड E ओनली, C A, C एंड D ओनली और D है आपका B एंड C ओनली। आपको सही उत्तर बताना है A, B, C और D से। तो आप देख रहे हैं कि जॉन केलर, ये जॉन केलर महोदय ARCS के संस्थापक के रूप में रहे हैं। ARCS के संस्थापक के रूप में जॉन केलर महोदय का नाम जाना जाता है। इन्हें सीखने के समस्या समाधान, सीखने के समस्या समाधान दृष्टिकोण के रूप में जाना जा सकता है। निर्देशात्मक जानकारी, आकर्षक ई लर्निंग गतिविधियों को विकसित करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। अधिगमकर्ता के, लर्नर के अभिप्रेरणा को बढ़ाने के लिए शिक्षण एवं अधिगम में उपयोग इसका आसानी से किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमें जॉन केलर महोदय का जो सीखने के समस्या समाधान में है आपका ध्यान जाएगा। लेकिन अथॉरिटी, ये प्राधिकार को ऐसा कुछ नहीं है। प्रासंगिकता यह भी सही है। आत्मविश्वास भी जरूरी है। कॉन्फिडेंस एकदम मस्ट है। सेटिस्फैक्शन तो है ही। इस प्रकार हमारा ऑप्शन A, C, D और E, ये अर्थात ऑप्शन ए की ओर है। A, C, D एंड E इसका सही उत्तर देख लिया जाए। यह रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से उपकरण मस्तिष्क मानचित्र सृजित करने और साझा करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं? Which of the following tools are used for creating and sharing mind maps? A. Mind, B. Mindomo, C. Google, D. MindMaster और E है आपको माइरो। तो आपको सही उत्तर बताना है
ऑप्शन ए बी सी डी से। ए है आपका ए बी एंड ई ओनली, बी है बी सी एंड डी ओनली, सी है ए बी सी डी एंड ई ओनली, डी है आपका सी एंड डी ओनली। आपको सही उत्तर बताना है ए बी सी और डी से। तो माइंड मैपिंग, माइंड मैप्स, माइंड मैप्स यानी मस्तिष्क मानचित्र, यह एक प्रकार का टूल है, यह एक उपकरण है जो ग्राफिक रूप में इसके विचारों एवं अवधारणाओं के बीच संबंध को प्रस्तुत करने के लिए डिजाइन को सॉफ्टवेयर के रूप में लाया गया है। यह इसकी एक विशेषता है। विश्लेषण, संश्लेषण, स्मरण एवं नए उत्पाद के रूप में न्यू सृजन के रूप में विचारों को उत्पन्न करने में यह हेल्प करता है, यह मदद करता है। माइंड मैप एक प्रकार का विजुअल थिंकिंग प्रोग्राम है। विजुअल थिंकिंग प्रोग्राम है माइंड मैप। इसमें आपको एक्स माइंड, माइंडोमो, गूगल, माइंड मेस्टर और माइरो, ये सभी आपको आएंगे। अर्थात ए बी सी डी एंड ई ओनली, ऑप्शन सी को जाता है। सही उत्तर है आपका ए बी सी डी एंड ई ओनली। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 है आपको, ऐसा ज्ञान जिसके स्मरण के प्रति हम सजग नहीं होते हैं परंतु जो बिना हमारी सजगता के रहते हमारे व्यवहार अथवा सोच को प्रभावित करता है। The knowledge that we are not conscious of recalling but that influences our behavior or thought without our awareness is एक्सप्लिक्ट मेमोरी, स्पष्ट स्मृति, एस्कीमाज, सी है आपको एपिसोड मेमोरी, प्रासंगिक स्मृति, डी इम्प्लिक्ट मेमोरी, अंतर्निहित स्मृति। आपको सही उत्तर बताना है ए बी सी और डी से। तो सवाल है, ऐसा ज्ञान जिसके स्मरण के प्रति हम सजग नहीं होते हैं किंतु बिना हमारी सजगता के रहते हमारे व्यवहार अथवा सोच को प्रभावित करता है, वह है आपका इम्प्लिक्ट मेमोरी अर्थात अंतर्निहित स्मृति। इसमें आपको जैसा कि हम सब बोलते हैं अंतर्निहित यानी बोलने से स्पष्ट होता है, अंतर्निहित अंदर से, बिल्कुल अंदर से, भीतर से जो छुपा हुआ स्मृति है जिसे हम सचेत रूप में नहीं प्राप्त कर सकते हैं परंतु यह व्यवहार पर अनुभव को, प्रभाव को संदर्शित करता है। कौन? अंतर्निहित स्मृति। हम इन प्रभावों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, हम सजग नहीं हैं, इसके स्मरण के प्रति हम सजग नहीं होते हैं परंतु हमारी सजगता के रहते हमारी सोच, हमारे व्यवहार को अनुभव द्वारा इसके प्रभाव से प्रभावित होता है, इसके प्रभाव से प्रभावित होता है। वह है हमारा अंतर्निहित स्मृति, इम्प्लिक्ट मेमोरी।
तो सही ऑप्शन हमारा डी की ओर है। उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही उत्तर। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने तब तक के लिए हम लोग सेशन को बाइंड अप किया जाता है। पुनः अगले सेशन में अच्छे अच्छे प्रश्नों को चयन कर लाया जाएगा और हम सब प्रश्नोत्तरी को साझा करेंगे। तब तक के लिए सेशन बाइंड अप कर अगले सत्र के लिए आज्ञा। जय हिंद।